क्लब फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट टाइगर आलोक। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है नाउन का आखिरी लेक्चर है, यानी लेक्चर 3 है, और लेक्चर 3 में आज हम वाइंड अप कर देंगे। मतलब जो आपके एमटीएस के लिए जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज नाउन की पहले कुछ बातें करेंगे डेफिनेटली नंबर से रिलेटेड, और जैसे ही नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डन हो जाता है तो हम मूव ऑन कर जाएंगे केसेस की ओर, यानी पॉजेसिव केस की ओर मूव ऑन कर जाएंगे, जहां पे एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन हम देखेंगे, एपोस्ट्रोफी की कंडीशन देखेंगे, और साथ ही साथ प्रीपोजिशन ऑफ की भी कंडीशंस को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी स्टडी करना चाहिए, जब भी हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो जिस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हो तो हमेशा ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लें, बल्कि आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपके एमटीएस के लिए जो भी अनिवार्य है, जो भी नेसेसरी है, उन सभी पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए इस ब्यूटीफुल सेशन की शुरुआत करते हैं, और उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आदेश जी, वर्दी जी, अच्छा ड्रीम वर्दी जी, शाहरुख जी, अफरीन जी, परिधि जी, अंकित जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक है जैसा कि नाउन चल रहा था अपना, तो नाउन में हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब नाउन में जैसे ही हम बात करेंगे तो एक आध कैटेगरी और बची हुई है, उनको बताने के बाद हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है, अगर हाइफन, कंडीशंस ऑफ हाइफन, आप सब लोग जानते हैं इस सिंबल को हाइफन कहा जाता है। ये इसको क्या बोलेंगे? हाइफन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। ये हाइफन कहलाएगा। एक पॉइंट समझिएगा, मैं पहले एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा अ, फिर मैंने लिखा 5 और ये हाइफन लगाया, और फिर मैंने यहां पे लिखा रूपी, रूपी, और फिर यहां पे मैंने लिख दिया नोट। ठीक है, अ 5 रूपी नोट। इसी तरीके से यहां पे मैंने बोला 2 और फिर मैंने बोला 5, ठीक है, और अगेन मैंने लिखा रूपी, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया नोट्स। ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट मैं कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आपको समझना है। यहां पे आप देखेंगे तो ये आर्टिकल ए जो है, ये नोट की संख्या बता रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये नोट की संख्या को बताएगा। अगेन यहां पे ये वाला जो 2 है, ये नोट की संख्या को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यानी यहां पे ये आर्टिकल किसको डिनोट कर रहा है? नोट को। यानी एक नोट है। नोट कितनी है? एक है। और कितने रुपए वाली? तो आपका जवाब होगा 5 रुपए वाली। इसी तरीके से यहां पे नोटों की संख्या क्या हुई? तो आप बोलेंगे 2 है। और नोटों की संख्या 2 हो गई, लेकिन नोट कितने वाली है? तो आप बोलेंगे 5 रुपए की। अब पॉइंट समझिएगा, ये कंडीशन होती है, अक्सर इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जामिनर पता है ऐसे दे देगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा he has, ठीक है, he has given me, ठीक है, a 5, ठीक है, a 5 rupees, और यहां पे दे देगा एग्जामिनर नोट, और यहां पे नो एरर की कंडीशन को पुट इन कर दिया जाएगा। मैंने इसको कर दिया नो एरर, यानी डी पार्ट, इसी को आपको दे दिया जाएगा सी पार्ट, और अगेन दे दिया जाएगा बी पार्ट, और इसको कर दिया जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस मान लीजिए बन गया। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे ये सेंटेंस आपको एग्जामिनर दे देगा, और काफी लोग इसको सही भी बोल देंगे कि हाँ ये गिवन सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस में एरर एग्जिस्ट कर रहा है सी पार्ट में। मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर हो, यहां पे नंबर ये है, ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे नाउन की कंडीशन इसको रखा गया है। अगेन आप देखेंगे ये नंबर है, और फिर आप देखेंगे यहां पे कंडीशन है नाउन की। तो अगर एक नंबर और नाउन कलेक्टिव रूप में, यानी एक नंबर और नाउन कलेक्टिव फॉर्म में किसी अन्य नाउन की विशेषता बताएं, किसी अन्य नाउन को क्वालिफाई करने का काम करें, तो एक्चुअल में ये नंबर और नाउन, ये दोनों जो होते हैं, ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किसमें कन्वर्ट होंगे? तो आपका जवाब होगा ये नंबर और नाउन दोनों मिल करके जब किसी अन्य को क्वालिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब एडजेक्टिव में क्वालिफाई यानी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी आप एडजेक्टिव को प्लूरल बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे किसी भी स्थिति में
एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं बनता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर नंबर और नाउन दूसरे को क्वालिफाई करेगा तो इनके बीच में जनरली इस सिंबल का हम यूज करते हैं जिसे हम हाइफन बोलते हैं। और अगर ये सिंबल नहीं भी आए तब पर भी अंडरस्टूड मान लीजिएगा कि इस नंबर के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में काम करेगा। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं बनता है। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए यहां पे ही हैज गिवन मी अ 5 रुपीज नोट के स्थान पे आप बोलेंगे ही हैज गिवन मी अ 5 रुपी नोट। ठीक है, तो एरर जो है वो सी पार्ट में एग्जिस्ट कर जाएगा। होप करता हूं इस पॉइंट को आप अच्छे समझ पाए होंगे, यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट से कंफ्यूजन नहीं हुए होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे मैंने कहा अ 5, ठीक है, ये देखिएगा मेन कमेटी, ठीक है, कमेटी हैज बीन सेट अप, ठीक है, टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है, इनटू द मैटर। ये आप बताइए यहां पे क्या होगा? A 5 man committee has been set up to look into the matter। यहां पे नो एरर की कंडीशन मैंने यहां पे रख दिया है। अब आपको बताना है किस पार्ट में क्या एरर है। ये ए पार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये बी पार्ट हो जाएगा, इसको आप सी कर देंगे और दिस इज योर डी पार्ट। बताइए क्या होगा? यहां पे आप किसको फाइंड आउट करेंगे? यहां पे बताने का प्रयास करें कि किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट कर रहा है। बताइए। मैंने कहा कि a 5 man committee has been set up, ओके, टू लुक इनटू द मैटर, यानी मामले की जांच पड़ताल करने के लिए 5 सदस्यीय टीम का यानी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अब अंडरस्टूड है यहां पे 5 मेन नहीं होगा बल्कि 5 मैन का यूज होना चाहिए। यहां पे मेन नहीं होगा, मेन के स्थान पे आप किसका यूज करेंगे? तो आपका जवाब होगा मेन के स्थान पे आप मैन का यूज करेंगे। ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। होप करता हूं ये आप हाइफन वाली स्थिति को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, यहां तक कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना सबको? वेरी नाइस। अगली की ओर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये तो हो गया ठीक। अगले की बात करें, देखिए कुछ नाउन्स होते हैं। कुछ नाउन का मतलब ये है कि जैसे आपने वर्मिन बोला, ठीक है, ये वर्मिन आपने बोला, इसी तरीके से आपने इनिंग्स बोला, ये इनिंग्स, ठीक है, यहां पे आपने इनिंग्स बोला, ठीक है, इसी तरीके से आपने बोला, ठीक, हेडक्वार्टर्स, यहां पे हेडक्वार्टर्स आपने बोला, ठीक है, इसी तरीके से आपने बोला क्रॉस रोड्स, ठीक, इसी तरीके से आप बोले डियर, इसी तरीके से आप शीप बोल सकते हैं, और यहां पे मैंने बोला स्वाइन, ठीक है, और इसी तरीके से आप ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग, ठीक, ये ठीक, ये चीज ऑफ स्प्रिंग। अब इन नाउन को अगर आप देखेंगे जनरली एक्सेट्रा मैंने यूज कर दिया, ठीक। अब ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं आप इन नाउन की खूबसूरती समझिएगा। मैंने कहा कि वर्मिन है, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, इनिंग्स है पाली होती है, इसी तरीके से हेडक्वार्टर्स मुख्यालय जो होते हैं, क्रॉस रोड्स जो चौराहे या तिराहे होते हैं, इसी तरीके से डियर हिरण, शीप आप जानते ही हैं, और स्वाइन, स्वाइन का मतलब शुगर होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। अब यहां पे समझिएगा ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, इन नाउन में किसी भी प्रकार के इनके स्वरूप या इनके लुक में चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने जितने भी नाउन यहां पे लिखे हैं, ये नाउन जिस तरीके से भी दिखते हैं, इनके स्वरूप में, इनके अपीयरेंस में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होना चाहिए। अर्थात चाहे आप इनका एक के लिए करें तब पर भी आप डियर लिखेंगे, या एक से ज्यादा के लिए करें तब पर भी आप डियर का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं तब आप इसको समझ पाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा आई हैव सीन, ये देखिए आई हैव सीन अ डियर, ठीक है, अ डियर इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस, ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट, ये देखिए आई हैव सीन अ डियर इन दिस फॉरेस्ट। और अगेन मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा देयर आर
4, ठीक है, डियर, ये देखिए डियर इन दिस जू, इन दिस, ओके, जू, ये देखिए यहां पे मैंने कहा देयर आर 4, ठीक है, डेंजरस क्रॉस रूट्स, ठीक है, बिफोर यू, ओके, टर्न राइट, बिफोर यू टर्न, और फिर मैंने लिख दिया राइट। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड, दिस इज अ डेंजरस क्रॉस रोड, ठीक है, क्रॉस रोड्स। अब बताइए यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां पे अगर किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बताएं। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक, बताइए यहां तक बात समझ में आई? अब मैं ये बता रहा हूं, इनको ध्यान से कंक्लूड करने का समझिएगा। यहां पे आप देखेंगे तो कितने डियर की बात हुई है? 1 की, तब पर भी आपने डियर लिखा। यहां पे कितने की बात हुई है? 4 की, तब पर भी आपने क्या लिखा? डियर। यहां पे कितने की बात हुई है? 4 की, तब पर भी आपने लिखा है क्रॉस रोड्स। और यहां पे कितने की बात हुई है? 1 की, तब पर भी आपने क्या लिखा है? क्रॉस रोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नाउन मैंने लिखे हैं, ये चाहे 1 की बात करिए या 1 से ज्यादा, लेकिन किसी भी स्थिति में इनके लुक में, इनके बनावट में, इनके अपीयरेंस में आप चेंजेस नहीं लाएंगे। यानी वर्मिन को आप वर्मिन्स नहीं लिख सकते हैं, इनिंग्स को आप इनिंग नहीं लिख सकते हैं, हेडक्वार्टर्स को आप हेडक्वार्टर नहीं लिख सकते। अर्थात जिस फॉर्म में मैंने इनको लिख दिया है उसी फॉर्म में ये हर स्थिति में यूज होंगे। यहां पे 1 डियर की बात हुई है, तब पर भी आपने डियर लिखा। यहां पे 4 की यानी 4 की बात हुई है, तब पर भी आपने डियर का ही यूज किया है। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? हाँ, ये बताइए यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अगले की बात करते हैं। यहीं से अगर नंबर के जो आपके स्पेशली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने कवर कर दिया। ठीक, आइए अगले की बात करते हैं। अब पॉजेसिव केस की बात करते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कवर करवा देता हूं। यहां पे आप लिखेंगे पॉजेसिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस, ठीक है। हाँ, पॉजेसिव केस की जब हम बात करते हैं तो ये पॉजेसिव केस क्या करता है? तो पॉजेसिव केस की अगर हम जब भी किसी भी सेंटेंस में, हाँ, पॉजेसिव केस की जब बात करेंगे तो इसका यूज होता है पोजेशन के लिए। ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू शो पोजेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं टू शो पोजेशन, यहां पे टू शो, यहां पे पोजेशन, टू शो पोजेशन, ठीक है। या फिर इसका यूज रिलेशन के लिए किया जाता है, पोजेशन या फिर रिलेशन के लिए किया जाएगा। मतलब जब भी हम पॉजेसिव केस की बात करेंगे तो पॉजेसिव केस के माध्यम से हम या तो रिलेशन डिनोट करने का काम करते हैं या फिर अधिकार दिखाने का काम करते हैं। इसका हिंदी में अगर अर्थ देखेंगे तो जैसे आप बोलते हैं ना का, इसी तरीके से के और यहाँ पे की, ठीक है। ये हिंदी में इसका ट्रांसलेट जैसे करेंगे तो इसका अर्थ यही निकलता है। अब ये 3 तरीके से बनता है, यानी जब भी आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तो होता है ये सिंबल, एपोस्ट्रोफे एस बोलते हैं इसको, ये एक सिंबल ये हुआ। दूसरा ये केवल एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, और इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ, यानी ऑफ की मदद से आप बनाएंगे। यानी यहां पे एक तो एपोस्ट्रोफे एस की मदद से आप डिनोट करेंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस की मदद से आप डिनोट करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफे एस की मदद से। दूसरा इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे ओनली एपोस्ट्रोफे, इसको केवल एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, एपोस्ट्रोफे, ठीक है, इसको केवल एपोस्ट्रोफे बोलेंगे। और इसको तो आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। ये क्या होगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। ये आप प्रीपोजिशन की मदद से डिनोट करेंगे। यानी जब भी आप पोजीशन दिखाने का काम करेंगे, रिलेशन बताने का काम करेंगे, तो 3 चीजें हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। एक, एपोस्ट्रोफे एस की मदद से हम पोजीशन शो कर सकते हैं। दूसरा,
आप ओनली एपोस्ट्रोफे, इस सिंबल को आप केवल एपोस्ट्रोफे बोलेंगे, इसके मदद से भी आप रिलेशन डिनोट कर सकते हैं। और तीसरा यहीं पे है अपने पास प्रीपोजिशन ऑफ, यानी 3 माध्यम है जिनके माध्यम से, यानी जिनके हेल्प से हम एक्चुअल में रिलेशन या पोजीशन को शो कर सकते हैं। होप करता हूं इतनी बात आपको पता चल गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि सर हम कब यूज करेंगे एपोस्ट्रोफे एस, कब हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफे, और कब यहां पे एग्जैक्टली यहां पे ऑफ की कंडीशन बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट कि एपोस्ट्रोफे एस कब आएगा, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप इतना लिख लिए हो तो मैं आखिर कंडीशन आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे अगर आपने इतना नोट केवल कब किनका यूज करेंगे इसका एप्लीकेशन में बताने वाला हूं, फिलहाल इतना आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं अब कंडीशन बताने के लिए कि कब हम एपोस्ट्रोफे एस यूज करेंगे, कब ओनली एपोस्ट्रोफे यूज करेंगे, और कब प्रीपोजिशन ऑफ की कंडीशन बनेगी। हो गया? ठीक है, इतना पॉइंट आपने नोट डाउन अवश्य कर लिया होगा। अब समझिएगा, जब हम बात करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए सिंगुलर नाउन है, मैंने क्या लिखा, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन मैंने लिखा। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ आप ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। आई रिपीट, अगर नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफे ऐसा आएगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफे ऐसा आएगा। और वहीं पे प्लूरल नाउन, यहां पे मैंने लिखा प्लूरल नाउन, ठीक है, एंडिंग विदाउट, एंडिंग विदाउट, ठीक है, विदाउट एस और ई एस, एस और ई एस, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। यहीं पे दूसरा पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट, यहां पे मैंने लिखा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन एंडिंग विद, एंडिंग विद, ठीक है, एंडिंग विद एस और ई एस, ठीक है, तो इसके साथ ओनली एपोस्ट्रोफे आएगा। बहुत ध्यान से इस तीनों पॉइंट को समझिएगा। यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा कि अगर नाउन कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस आएगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं, मैंने लिखा अंकित, मैंने लिखा अंकित। अब अंकित कैसा नाउन है, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर नाउन है, एक को डिनोट कर रहा है। आपने कहा हाँ, मैंने बोला अंकित्स फैमिली, ये देखिए अंकित्स फैमिली, ये देखिए यहां पे, तो अंकित की फैमिली, अंकित का परिवार, यानी अंकित यहां पे सिंगुलर में है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस आएगा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, मैंने बोला प्लूरल नाउन एंडिंग विदाउट एस और ई एस, यानी कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है और उसका अंत जो हो रहा है वो बिना एस या ई एस के हो रहा है, मतलब है तो नाउन प्लूरल में लेकिन उसके अंत में एस या ई एस ना आए तो उस नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, इसी तरीके से आपको पता है कि जैसे पीपल होता है, ठीक है, ठीक है, ये पीपल, अब पीपल प्लूरल में है, आपने कहा हाँ सर प्लूरल में है, और उसके अंत में एस या ई एस भी नहीं है, तो आपने कहा पीपल्स एटीट्यूड, ये देखें एटीट्यूड, ठीक है, यहां पे लोगों का एटीट्यूड, ठीक है, ये आपने लिख दिया पीपल्स एटीट्यूड। इसी तरीके से अगला देख लीजिए, मैंने कहा विमेन्स, ये देखे विमेन्स हॉस्टल, ये हॉस्टल, तो अब इस पॉइंट को देखिए, मैंने कहा विमेन्स हॉस्टल, तो इसमें आप देखेंगे तो नाउन कैसा है, एग्जैक्टली यहाँ पे पीपल अपने आप में प्लूरल में है लेकिन अंत में एस नहीं है, तब पर भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, ये पोजीशन शो कर रहा है। इसी तरीके से वुमेन का विमेन हो गया, आपने इसका प्लूरल बनाया, ये विमेन हो गया, अंत में एस या ई एस नहीं आया तो इसके साथ भी आपने एपोस्ट्रोफी एस का जोड़ करके आपने रिलेशन डिनोट कर लिया। होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में जरूर आई होगी। यहीं पे अगला पॉइंट समझिए, ठीक है, मैंने कहा प्लूरल नाउन है एंडिंग विद एस और ई एस, इसका मतलब नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसके अंत में एस या ई एस आ जाए। नाउन कैसा हो, प्लूरल फॉर्म में हो और अंत में एस या ई एस हो तो उसके साथ क्या आएगा, ओनली एपोस्ट्रोफी आएगा, केवल सिंबल का यूज करेंगे, ये साइन यूज करना है। जैसे अगर आपने बोला, ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है, तो आपने बोला सर स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स नॉलेज, ये देखिए मैंने कहा स्टूडेंट्स नॉलेज,
यानी किसके ज्ञान की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे विद्यार्थियों का नॉलेज, विद्यार्थियों का नॉलेज। यानी नाउन यहां पे प्लूरल में है, आपने देखा एस आया है, तो केवल एपोस्ट्रोफे की कंडीशन इसके साथ आएगी। आप भी एग्जाम्पल में लिखते चलिएगा, मुझे भी आइडिया लगता रहे कि हाँ आप हर चीजों को समझ पा रहे हैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मैंने कहा बॉयज, ठीक है, बॉयज, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा बॉयज, यहां पे लिखा बॉयज और फिर उसके साथ ओनली एपोस्ट्रोफे आ गया, यहां पे मैंने बोला ओनली एपोस्ट्रोफे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बॉयज लिखा और फिर मैंने बोल दिया हॉस्टल, ये देखिए आपने बोला लड़कों का हॉस्टल, यानी बॉय अपने आप में प्लूरल में है और आपने इसके साथ क्या यूज किया, एग्जैक्टली ओनली एपोस्ट्रोफे की कंडीशन बन जाएगी। तो बॉयज आया, एपोस्ट्रोफे का सिंबल लगा और आपने इसके साथ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताइए किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगी कब एपोस्ट्रोफे ऐसा आएगा, कब यहां पे कब ओनली एपोस्ट्रोफे आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। वेरी नाइस। तो बस इतना याद रखना है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, अगर नाउन सिंगुलर में है, नाउन सिंगुलर में है तो एपोस्ट्रोफे एस, और अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है इस बात का आप ख्याल रखिएगा, लेकिन उसके अंत में एस या ईएस ना आया हो तो आप एपोस्ट्रोफे एस यूज करेंगे। नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, नाउन तो प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन एस या ईएस भी आया हो, तो ऐसी स्थिति में आप केवल एपोस्ट्रोफे का सिंबल यूज करेंगे। तो होप करता हूं आप समझ गए होंगे, और इसको हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने कहा विद्यार्थियों का ज्ञान, ये देखिए का के की का सेंस देगा, वहीं पे मैंने बोला बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल, इसी तरीके से आपने बोला विमेंस हॉस्टल, महिलाओं का हॉस्टल, पीपल्स एटीट्यूड यानी लोगों का एटीट्यूड, यहां पे आपने बोला अंकित फैमिली यानी अंकित का परिवार, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि सर हम कहां कहां यूज करेंगे। होप करता हूं इनके यूजेस को आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, यहां तक किसी भी प्रकार के कंडीशंस या किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं हुए होंगे कब इनका कहां यूज करना है। अब बात आती है कि किसके साथ कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, आखिर कौन सी स्थिति है जहां पे हम एग्जैक्टली इनमें से किसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे मैं पेज चेंज कर रहा हूं, होप करता हूं आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, मैं आगे की पेज में बढ़ रहा हूं। अब पॉइंट देखना है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सबको पता है कि कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन आपको पता ही है, आपने कहा हाँ सर कंपाउंड नाउन मुझे बिल्कुल पता है। अगर कंपाउंड नाउन की बात किया जाए, ठीक है, अगर कंपाउंड नाउन की बात हो तो कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा याद रखिएगा जो अंत वाला शब्द होगा, कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो अंत वाला जो भी शब्द होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, यूज आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं यूज, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहां पे मैं यूज लिख दे रहा हूं, ठीक है, यूज की बात कर रहा हूं। यूज किसका है, एपोस्ट्रोफे एस की मैं बात कर रहा हूं या फिर केवल एपोस्ट्रोफे की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यूज अगर बात करूंगा तो केवल एपोस्ट्रोफे एस की बात कर रहा हूं या एपोस्ट्रोफे की। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस। आर्या जी ये ऐसे समझिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी मदद से, आप ऐसे समझिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से भी फ्यूचर के निश्चित कार्यों को आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी भविष्य के निश्चित जो प्लान्स होते हैं उनको आप डिनोट कर सकते हैं। तो अगर टेंस आप पूछोगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और अगर आप यूजर्स की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से भी फ्यूचर एक्शन के जो नियर फ्यूचर प्लान होते हैं उनको भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो टुमारो देख के घबराइए मत। हाँ, अब यहां पे आप देखेंगे यूज एपोस्ट्रोफे एस और एपोस्ट्रोफे की मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अब पॉइंट देखिएगा, मैंने बोला कि अगर कंपाउंड नाउन होगा तो कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस की बात करें या एस की, तो हमेशा अंत वाले शब्द के साथ होता है। ठीक है, आप लिखेंगे, ठीक है, हाँ, यहां पे अंत वाले शब्द के साथ इंड वर्ड जो होते हैं, ठीक है, इंड वर्ड जो होगा, ठीक है, इंड वर्ड के साथ ये आप लिख सकते हैं कि जो अंत वाला शब्द होगा इंड वर्ड के साथ आप एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, देखिए मैंने कहा, अब बताइएगा आपको, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा द गवर्नमेंट ऑफ बिहार,
ठीक है, ये देखिए मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, शुड बी इंप्लीमेंटेड, ये देखिए शुड बी इंप्लीमेंटेड, ओके, इंप्लीमेंटेड, ये आप देखिए यहां पे। अब यहां पे अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मैंने कहा द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार आप देखेंगे तो ये अपने आप में क्या है, कंपाउंड नाउन, ये क्या है, कंपाउंड नाउन। अब अंत वाला शब्द यहां पे क्या है, बिहार है, तो बिहार के साथ आप एक्चुअल में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। मैंने कहा द गवर्नमेंट ऑफ बिहार पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो पॉलिसी है, नीति है, उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, अर्थात लागू किया जाना चाहिए। अगेन आप देखिए मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा ही हैज गॉन, ये देखिए ही हैज गॉन, ठीक है, हाँ, टू हिज, ये देखिए हिज फादर इन लॉ, ये यहां पे फादर इन लॉ, ठीक है, लॉज होम, ये देखिए यहां पे आप देखिए इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, मैंने कहा ही हैज गॉन टू हिज फादर इन लॉज हाउस, या होम आप कह सकते हैं, मतलब वो कहां गया है, अपने फादर इन लॉ के घर गया है। इस सेंटेंस में आप अगर देखेंगे तो फादर इन लॉ अपने आप में क्या है, तो आप बोलेंगे सर कंपाउंड नाउन है। वेरी नाइस, अगर ये कंपाउंड नाउन है तो एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे की कंडीशन किसके साथ होगी, तो मैंने बोला इंड वर्ड के साथ, यानी कंपाउंड नाउन के साथ जब एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे की बात करेंगे तो प्रत्येक दशा में अंत वाले शब्द के साथ होना चाहिए। अगर आप एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो इससे एग्जाम में बहुत आता है, यानी कंपाउंड नाउन वाली की जो कंडीशंस होती है वो लगभग हर एग्जाम में आता है, एमटीएस में तो बनेगा ही। तो यहाँ पे अंत वाले शब्द के साथ आप यूज करेंगे, तो लॉ अंत वाला वर्ड है, इसके साथ आपने एग्जैक्टली पोजीशन शो किया होम के लिए। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में भी आई होगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब अगर आगे देखते हैं, ठीक, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, तो पहली बात ऐसे समझिएगा यूजेस। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स, या फिर आप बर्ड्स की बात करें यानी पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के साथ भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से नेम्स ऑफ प्लेसेस आप लिख सकते हैं, नेम्स ऑफ, ठीक है, प्लेसेस की बात करें, जगहों के नाम की बात करें, या फिर आप कंट्रीज की बात करें, ठीक है। हाँ, तो अगर कहीं भी आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप प्लेस की बात करेंगे या फिर आप कंट्री की बात करेंगे या फिर आप एनिमल्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो इनके साथ भी हम एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। यस, ठीक है, हाँ, ये चीजें याद रखना है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप चीजों को समझ भी पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है, हाँ, मैंने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडियाज, ठीक है, पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन मैंने बोला, ठीक है। अब इंडियाज पॉपुलेशन किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बोलेंगे या तो प्लेसेस या कंट्रीज के अंतर्गत आएगा, आएगा ही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी जब भी हम जगहों की बात करते हैं या कंट्रीज की बात करेंगे तो उसके साथ एपोस्ट्रोफे की भी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, और चाहे तो आप प्रीपोजिशन ऑफ की भी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिएगा, मैंने कहा यहां पे मैंने बोला डेलीज, ठीक है, लिविंग स्टाइल, ठीक है, ये देखिए डेलीज लिविंग स्टाइल, आपने कहा डेलीज लिविंग स्टाइल, आप क्या बोलेंगे इसको, द लिविंग स्टाइल ऑफ द लिविंग, ठीक है, स्टाइल ऑफ डेली, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना।
हाँ, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द लिविंग स्टाइल ऑफ दिल्ली। आप डेलीज, यहाँ पे डेलीज लिविंग स्टाइल को द लिविंग स्टाइल ऑफ दिल्ली के नाम से भी आप जान सकते हैं। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट्स या कंफ्यूजन्स नहीं हुए होंगे। यानी ह्यूमन की बात कर देंगे, है ना, वेरी गुड। हाँ 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 बिल्कुल गोविंद जी, यस। अब इसी में आप ऐड कर सकते हैं, गोविंद जी बिल्कुल सही है। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये टाइम की बात करें, जैसे ऐसे समझिएगा, आप कहीं भी डिस्टेंस की बात कर लें, आप डिस्टेंस की बात कर लें, इसी तरीके से आप कहीं भी टाइम की बात कर लें, समय की बात करें, ठीक है। अगर आप टाइम की बात करते हैं, अगर आप मनी के लिए यूज करना चाहते हैं मनी, अगर आप कहीं भी स्पेस बताना चाहते हैं, जगह, तो इन सभी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप ऐसे बोलिए, जैसे अभी आप एग्जांपल लिख रहे हैं, तो आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं ना। मैंने कहा भाई टाइम के लिए, तो मैंने कहा 2, ठीक है, 2, और फिर 2 के साथ मैंने यूज कर दिया डेज, तो एपोस्ट्रोफे एस की कंडीशन बनेगी कि एपोस्ट्रोफे, तो आप बोलेंगे केवल एपोस्ट्रोफे। तो मैंने कहा 2 डेज, 2 डेज, आपने बोला हॉलीडे, ये देखिए 2 डेज हॉलीडे, यानी 2 दिन की हॉलीडे। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल राधा दीक्षित जी, यस। ये देखिए यहां पे मैंने कहा 2 डेज यानी 2 दिन की हॉलीडे। इसी तरीके से मान लीजिए आप वेट की बात करें, कहीं भी आप भार बताना चाहते हैं, ठीक है, भार बताना हो, मैं ऐसे बोलूं, मैंने कहा 10 पाउंड्स, ये देखिए 10, और फिर मैंने यहां लिख दिया पाउंड्स, तो 10 के साथ क्या यूज हुआ है, पाउंड्स, तो 10 पाउंड्स मैंने बोला। अब इसके साथ अगेन आप लिख सकते हैं एपोस्ट्रोफे, और यहां पे लिखेंगे वेट, हो गया, यहां पे आप वेट लिख देंगे, तो 10 पाउंड्स वेट यानी 10 पाउंड का भार। बात समझ में आई? यस एग्जैक्टली, आप इसको डिनोट कर सकते हैं। मैंने कहा $2, ये देखिए $2, ठीक है, हाँ $2। अब $2 आपने बोला, फिर मैंने कहा $2 वर्थ, ये देखिए मतलब $2 की कीमत की बात हो रही है, यहाँ पे वर्थ लिख सकते हैं। और जैसे ही $1 आप बोलते हैं, $1 या आप कहते हैं $1, ठीक है, ये मैंने कह दिया $1, ठीक है। ये देखिए अब $1 मैंने बोला, $1 जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगी एपोस्ट्रोफे एस, तो आप इसके वर्थ लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर किसी भी सेंटेंस में डिस्टेंस की बात हो, टाइम को डिनोट करना चाहते हैं, मनी को डिनोट करना चाहते हैं, स्पेस को डिनोट करना चाहते हैं, वेट को बताना चाहते हैं, तो आप इनके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस यानी एपोस्ट्रोफे एस या फिर एपोस्ट्रोफे की कंडीशन को डिनोट कर सकते हैं। तो यहां तक अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। मैंने अगेन बोला कि नेम्स ऑफ प्लेसेस से कंट्रीज के साथ चाहे आप एपोस्ट्रोफे एस की कंडीशन को पुट इन करें, और आवश्यकता पड़े तो आप ऑफ की भी कंडीशन को यहां पे रख सकते हैं। इतना अगर आपने लिख लिया हो तो आगे बताएं, मैं आगे कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर देता हूं। क्लियर हुई बात? यस, हाँ बिल्कुल, यस, वेरी नाइस। मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट को अगर देखें, ये सारी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको बस अच्छे से पढ़ते चलना है। ये जितने भी पीडीएफ्स हैं, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएंगी। तो जितनी भी चीजें ये लिखी हैं, इसी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एमटीएस 2023 के नाम से जो ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जरूर जुड़े रहें, ठीक है। हाँ सर, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में भी बता दीजिए। ये बताया, तो अभी नॉन लिविंग की कंडीशन को बता रहा हूं गोविंद जी। मैंने बोला ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे का हम आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया लिविंग के अंतर्गत। नॉन लिविंग में अगर आप देखेंगे, जैसे नॉन लिविंग को आप समझना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा नॉन लिविंग के साथ प्रीपोजिशन ऑफ की कंडीशन बनती है। ऐसे मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे ऑफ के बारे में समझ लीजिए, कब हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ की बात करें कि भाई ऑफ कब आएगा, तो पहली बात तो आप हमेशा यूज करेंगे नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो आपका जवाब होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ आएगा, ठीक है। वही भी समझिएगा, हाँ हाँ बिल्कुल। और यहां पे आप इंसेक्ट्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े, ठीक है, मकोड़े,
जब हम कीड़े मकोड़े की बात करेंगे यानी ऑफ का प्रयोग कहां कहां होता है, तो एक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है और साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके साथ भी आप इसका यूज अवश्य कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस में देता हूं, ठीक है, ये देखिए, मैं अगर ऐसे बोलूं, ठीक, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं द हाउसेस, ठीक है, हाउसेस वॉल्स, ये गलत है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं द हाउसेस वॉल्स, आपको बोलना पड़ेगा द वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा द वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है, द वॉल्स ऑफ द हाउस, ये चीज आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने यूज कर दिया। यानी इसके साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे किसी भी स्थिति में, नॉन लिविंग या इंसेक्ट्स की बात किया जाए, कीड़े मकोड़े की बात हो या नॉन लिविंग की बात हो, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यानी एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं द हाउसेस वॉल्स, आपको बोलना पड़ेगा द वॉल्स ऑफ द हाउस, द वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है। जैसे अगेन देख लीजिए, मैं अगर ऐसे बोलूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते द टेबल्स लेग्स, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं द टेबल्स, ठीक है, लेग्स, ये देखिए, आप अगर ऐसे बोलते हैं तो गलत होगा, बल्कि सही क्या होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ठीक है, ये देखोगा। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, ये देखिए, बटरफ्लाई, इसको आपने यूज कर दिया। यहाँ पे किसकी स्थिति बनेगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली ऑफ की कंडीशन, यहाँ पे ऑफ की कंडीशन, यहाँ पे ऑफ की कंडीशन, ठीक है। अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें कि किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं प्लीज, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आप लिख लीजिए कि जब भी ऑफ की बात होगी तो ऑफ की कंडीशन नॉन लिविंग या इंसेक्ट के साथ किया जाएगा, उसके अलावा नहीं होगा, है ना। क्लियर हुई भाई। चलिए अगले की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा, नोट डाउन भी आपने जरूर कर लिया होगा। अगली की ओर मूव ऑन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब आप जरूर इन सब वर्ड्स के बारे में पहले से परिचित हुए होंगे, देखे जरूर होंगे। जैसे अगर इनको बोलेंगे एवरीबॉडी, जैसे एवरीबॉडी हो गया। इसी तरीके से आप समबडी का यूज करते हैं, समबडी, ठीक है, समबडी। इसी तरीके से आप यूज करते हैं नोबडी, इसी तरीके से आप यूज करते हैं एनीबडी, एनीबडी, ठीक है। इसी तरीके से आप यूज करते हैं एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, एवरीवन। इसी तरीके से आप यूज करते हैं समवन, समवन, ठीक है। इसी तरीके से यूज करते हैं आप नो वन, इसी तरीके से आप यूज करते हैं एनीवन। ये इनको आप जरूर इनसे परिचित होंगे, ठीक है, इनसे आप परिचित हैं। तो आपने कहा हाँ, जब आप किसी भी सेंटेंस में आप अगर पोजीशन को शो करना हो तो सबसे पहले इनको जान लीजिए कहते क्या है। आगे जब आपको प्रोनाउन कल से शुरू करूंगा, है ना, तो इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनको क्या बोलेंगे, तो इनका जवाब होगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम एग्जैक्टली एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन को रख सकते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आप इनको कहीं भी आप पुट इन करते हैं तो एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, समवन, जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी अगर आप पोजीशन शो करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन को आप रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनको आप बिल्कुल सेंटेंस में रख सकते हैं, यहां तक कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, इसी तरीके से एक वर्ड होता है ईच अदर, एक वर्ड होगा ईच अदर, ठीक है। एक होता है ईच अदर और एक होता है वर्ड वन एनदर, वन एनदर, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है। ईच अदर और वन एनदर, इनके साथ भी आवश्यकता के अनुसार, इनके साथ भी आवश्यकता अनुसार एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है,
यानी किसी भी सेंटेंस में आप ईच अदर, वन अनदर की बात करें तो आप इनका किसी भी सेंटेंस में अगर यूज किया जाता है तो इनके साथ भी हम पोजीशन या रिलेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर इनको किस प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं तो अगेन मैं बताना चाहूंगा, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इट मींस रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। अगर हम यहाँ पे ईच अदर की बात करें, जो ईच अदर होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ईच अदर की अगर हम बात करें तो ये दो के लिए होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो के लिए, ठीक है। मतलब इनका यूज कितने के लिए होगा, तो आपका जवाब होगा दो के लिए। वहीं पे अगर आप वन अनदर की बात करेंगे, किसी भी सेंटेंस में वन अनदर की अगर आप बात करते हैं तो इसका यूज होता है दो से अधिक के लिए, ठीक है, दो से अधिक के लिए, ठीक है, अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इनके साथ भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल नीचे दे देता हूं, फिर अगले पेज में मैं समझाता हूं। जैसे, ठीक है, हाँ, आई हैव, ठीक है, आई हैव फाउंड, ठीक है, आई हैव फाउंड समवंस, ये देखिए समवंस बुक्स, ठीक है, बुक्स हियर, ये देखिए। अब मैंने किसी की बुक यहां पाई है, मैंने कहा मैंने किसी की बुक यहां पर पाई है। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे, मैंने कहा आई हैव फाउंड समवंस बुक्स हियर, किसी की किताबें यहां पे पढ़ी थी तो उसी को आपने पाने की कोशिश की है, यानी यहां पे पाई है। तो मैंने कहा आई हैव फाउंड समवंस बुक्स हियर, मैंने किसी की किताबें यहां पाई हैं। तो ये समवन हुआ यहां पे, और समवन का पोजीशन किसके साथ दिखाया जा रहा है, तो आप बोलेंगे समवन का पोजीशन बुक्स के साथ शो किया जा रहा है। जब बुक्स के साथ शो किया जाएगा तो अगेन एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन यहां पे बन गई। बात समझ में आई? वेरी नाइस। तो होप करता हूं ये पॉइंट आपको बढ़िया से क्लिक कर गया होगा। जैसे अगले पेज में मैं लिखता हूं, लेकिन लिखने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई और मैंने लिख भी लिया। इतना बात आप पहले बताएं प्लीज। ये आज अंतिम दिन है प्रोनाउन का, यानी नाउन का। फिर हम सीधे मूव ऑन कर जाएंगे। कल से जो टॉपिक होगा, शुरुआत होगा प्रोनाउन का। पूरा जो डेटा दिया गया है, पूरा आपको टाइम टेबल दिया गया है, उसी शेड्यूल में आपकी क्लासेस चलेंगे। जितना भी जो लेक्चर डिसाइडेड है उसी लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग हम मूव ऑन करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? वेरी नाइस। तो होप करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ, वेरी नाइस। जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो आइए अगले की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला अगर आप सेंटेंस देखेंगे, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैंने कहा मोहित एंड रोहित, मोहित एंड रोहित, ठीक है, मोहित एंड रोहित, ठीक है, मोहित एंड रोहित, ठीक है, रोहित, ठीक है। मैंने कहा रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट। अब यहां पे आप लिखेंगे ईच अदर्स, ईच अदर्स, ठीक है, अदर्स आप बोलेंगे पेरेंट्स। ये देखिए, ठीक है। मैंने कहा मोहित एंड रोहित रेस्पेक्ट ईच अदर्स पेरेंट्स, यानी मोहित और रोहित एक दूसरे के पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं। यहां पे कितने की बात हो रही है, तो आपने कहा सर दो लोगों की। और अभी मैंने बोला कि दो लोगों के लिए क्या होगा, दो लोगों के लिए ईच अदर, और इसके साथ पोजीशन शो किया जा रहा है, तो इसका मतलब ईच अदर जो है पोजीशन शो कर रहा है पेरेंट्स के ऊपर, तो इसलिए इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन बन करके सामने आएगी। ठीक है, यस, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ठीक है। मैंने कहा द फाइव ब्रदर, ये देखिए द फाइव ओके फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं द फाइव फ्रेंड्स ऑलवेज, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा द फाइव फ्रेंड्स ऑलवेज, ठीक है, हेल्प, यहां पे मैंने लिख दिया वन अनदर, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं ऑलवेज द फाइव फ्रेंड्स ऑलवेज लाइक, ओके, वन अनदर्स, वन अनदर्स, वन अनदर्स, ठीक है। ये आप लिखेंगे आइडियाज, यहाँ पे आइडियाज की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने कहा कि द फाइव फ्रेंड्स, ओके, ऑलवेज लाइक वन अनदर्स आइडियाज, मतलब जो पांच फ्रेंड है हमेशा एक दूसरे के आइडियाज को, एक दूसरे के आइडियाज को पसंद करते हैं।
ठीक है, तो यहां पे लाइक की बात हुई है, वन अनदर यानी दो से अधिक की बात हुई है, तो दो से अधिक के लिए यहां पे वन अनदर। पोजीशन किस पे शो किया जा रहा है, आइडियाज पे, तो इसका मतलब ये निकला कि ईच अदर और वन अनदर के साथ भी आवश्यकता अनुसार हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। जो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि मैंने एक दिन आपको यह पढ़ाया था कि कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले आपको आर्टिकल द आपने यूज कर दिया, यानी एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल द का यूज कर दिया, तो एग्जैक्टली ये प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में ऐसे नाउन यानी जिनका फॉर्मेशन यानी ऐसे नाउन जिनका निर्माण एडजेक्टिव से हुआ हो या एडजेक्टिव से मिल करके अगर बने होते हैं, तो किसी भी स्थिति में आप उनके साथ एपोस्ट्रोफे एस या फिर एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे। ये आपको रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे आपको दिमाग पे रखना है। मतलब इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर किसी भी नाउन का फॉर्मेशन वो किससे बना हो, एडजेक्टिव से हुआ हो, तो अगर एडजेक्टिव से अगर नाउन का फॉर्मेशन होता है तो आप ऐसी स्थिति में उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे की कंडीशन को नहीं फॉलो करेंगे। तो सर फॉलो किस चीज को करेंगे, जब फॉलो करने की बात होगी तो हमेशा इनके साथ ऑफ वाली कंडीशन को रख दिया जाएगा। आप हमेशा इनके साथ ऑफ वाली कंडीशन को रखेंगे। ठीक है, ऑफ वाली स्थिति यहां पे सही हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूं, आप ये नहीं कह सकते हैं द पुअर्स, ठीक है, द पुअर्स, ठीक है, द पुअर्स, ठीक है, कंडीशन या सिचुएशन कह दीजिए। ठीक है, सिचुएशन, ये अगर आप बोलते हैं तो ये गलत होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं द पुअर सिचुएशन, गलत हो जाएगा। द सिचुएशन ऑफ द पुअर, यानी ये गलत होगा। आपको बोलना पड़ेगा द सिचुएशन ऑफ द पुअर, द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन ऑफ द पुअर, ऑफ द पुअर, ये कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ द पुअर, ये चीज आपको दिमाग पे रखना है। यस, मैंने कहा द पुअर सिचुएशन, तो आप बोलेंगे द सिचुएशन ऑफ द पुअर। जैसे ऐसे समझिएगा, वी शुड, मैंने कहा द वी शुड नॉट, ठीक है, लाफ, ठीक है, वी शुड नॉट लाफ, ठीक है, एट द पुअर्स, ठीक है, पुअर्स, ओके, कंडीशन ये देखिए, ठीक है, यहां पे मैंने यूज कर दिया। मैंने कहा वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर्स कंडीशन, और इसको नो एरर के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये नो एरर के फॉर्म में यहां पे लिख दिया और डिवाइड कर दिया कि भाई ये सी पार्ट हो गया और इसी तरीके से ये बी पार्ट हो गया और इसको मैंने ए पार्ट कर दिया। ये देखिए, अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आप इसको देख भी पाए अगर डाउट है। मैंने कहा वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर्स कंडीशन, ये मुझे गरीबों की यानी हमें गरीबों की स्थितियों पे हंसना नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा अपना सेंटेंस है। ठीक है, अब यहां पे वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर्स कंडीशन मैंने बोला तो ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा, तो आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे वी शुड नॉट लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी एरर जो एग्जिस्ट कर रहा है एग्जैक्टली एग्जिस्ट जो करेगा वो सी पार्ट में ही हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी। यानी जब भी एडजेक्टिव का फॉर्मे यानी किसी भी नाउन का फॉर्मेशन एडजेक्टिव के माध्यम से हुआ होता है तो उसके साथ जब भी हम पोजीशन को शो करेंगे तो पोजीशन को शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। बात समझ में आई? किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक लाइन में आप समझ लीजिए, है ना, जेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं मिलेगा। ठीक है, जेंडर में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं एयरफोर्स वगैरह में पूछ लेता है, इसमें नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए जेंडर 4 होते हैं। जैसे एक तो आपका मैस्कुलिन हो जाएगा, ठीक है, एक मैस्कुलिन होता है, इसी तरीके से फेमिनिन हो जाएगा, ठीक है, हाँ फेमिनिन होगा, इसी तरीके से आप कॉमन बोलेंगे, कॉमन, और इसी तरीके से न्यूटर बोलेंगे, ठीक है, हाँ न्यूटर जेंडर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप इसको लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख लें जरूर, कोई दिक्कत हो तो बताइए।
ठीक, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए, ये मैस्कुलिन जो होता है ये मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए, ठीक है। ये जो होता है फीमेल के लिए होगा, इसका यूज हम फीमेल के लिए करते हैं। इसी तरीके से ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल ये दोनों के लिए होगा। और इसी तरीके से ये नॉन लिविंग के लिए होता है, ये नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है। ये नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें जैसे आप मदर बोलते हैं, यहाँ पे फादर बोलेंगे, ठीक है, फादर हो गया। इसी तरीके से आप ब्रदर बोल सकते हैं, ये इसी तरीके से इसमें मदर आप बोल सकते हैं, ठीक, मदर। और यहाँ पे आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं सिस्टर, सिस्टर हो गया, ये देखिए। इसी तरीके से इसमें बोल सकते हैं टीचर, ठीक है, टीचर हो गया। बहुत सारे पोस्ट आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गया, ये आपका एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रोनाउन की बात हो तो इसके लिए हम ही का यूज करते हैं, इसके लिए हम शी का यूज करते हैं। यहाँ पे ठीक है, आप आवश्यकता अनुसार दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जब जेंडर क्लियर ना हो तो आप ही को ही प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली इट की बात की जाएगी, यही होता है। तो ये जेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने डिनोट कर दिया, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर से समझिए, यहाँ पे पुरुष के लिए अगर सिंगुलर की बात होगी, मेल के लिए, तो आप ही का यूज करेंगे, फीमेल की बात होगी तो शी का यूज करेंगे। और यहीं पे अगर हम कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो हम आवश्यकता अनुसार ही और शी किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में ये क्लियर ना हो पाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर क्लियरिटी आप ना हो पाए तो हम आवश्यकता अनुसार हम प्रेफरेंस किसको देंगे, तो मेल से रिलेटेड अर्थात ही को ही प्रेफर किया जाता है। नॉन लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रल जेंडर के लिए हमेशा इट को फॉलो किया जाता है। यहीं से द एंड होता है आपके इस टॉपिक का, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये नाउन से रिलेटेड मैंने वाइंड अप कर दिया। कल का जो सेशन होगा वो प्रोनाउन से होगा, ठीक है। कल के सेशन की शुरुआत जो होगी वो प्रोनाउन से होगा। तो 3 लेक्चर में मैंने वाइंड अप किया, पूरी कोशिश की कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने कोशिश की कि वाइंड अप कर दूं कल के सेशन में। यस, ठीक है, हाँ, ये चीज कल के सेशन में शुरुआत करेंगे हम प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन में 2 लेक्चर लेंगे। पूरा लेक्चर जो प्लान है मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लेक्चर प्लान है, जो भी पीडीएफ्स हैं, जैसे ये मैंने पढ़ाया, अब इसको मिलेगा कहां, तो आपको ये पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़े रहें तो एक आपको श्योरिटी मिलती रहेगी कि इतने लेक्चर में मेरा ये चीजें इस दिन ओवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर इनको क्लास प्रॉपर तरीके से कर लिए तो जो अगला 30 डेज होगा प्रैक्टिस वाला, उसमें आप धमाल कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे जोश में, और इस टॉपिक को यानी नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।